बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज की चर्चा में हम भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर एक महत्वपूर्ण संगठन का प्रकार निगम पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। निगम का शब्दार्थ है निरंतर चलते रहने वाला व्यापारिक संगठन। यह आजकल अंग्रेजी के कॉरपोरेशन शब्द का अनुवाद समझा जाता है, किंतु यह शब्द हमारे साहित्य में बहुत पहले से उपयोग में है। सरकारी निगमों की विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मैं आपको अभी सुनाता हूं। डिमॉक ने कहा कि सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई है। फिफ्नर के अनुसार निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। अर्नेस्ट डेविस ने कहा कि निश्चित व्यक्तियों, शक्तियों तथा कार्यों और वित्तीय स्वतंत्रता सहित सार्वजनिक शक्ति द्वारा उत्पन्न निगम संयुक्त मंडल है। ऐसे अनेक डेफिनेशंस हैं। लोक निगम की विशेषताओं पे हम आते हैं कि कुछ विशेषताएं इस प्रकार है कि विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित संस्था है। लोक निगमों का निर्माण संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम द्वारा होता है। इन निगमों के अधिकारों, दायित्व, कर्तव्यों, कार्यक्षेत्रों और संचालन संबंधी नियमों का उल्लेख इन अधिनियमों में होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसका लीगल एंटिटी होती है, राजकीय स्वामित्व होता है, स्टेट का, क्योंकि इसमें पैसा लगा हुआ होता है, पूंजी लगी हुई होती है, इसलिए इसका राजकीय स्वामित्व होता है। स्वतंत्र वित्त व्यवस्था होती है। सार्वजनिक निगम वित्तीय मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। विभागीय उपक्रमों की भांति इनकी वित्त व्यवस्था विभागीय बजट से संबंध नहीं रखती है। बोर्ड द्वारा प्रबंधन होता है। सार्वजनिक निगम का प्रबंध एक प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति संबंधित मंत्री द्वारा की जाती है, किंतु मंडल दैनिक कार्यों में स्वतंत्र होते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता होती है, क्योंकि सार्वजनिक एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित होते हैं, तो इसमें उद्देश्य स्पष्ट लिखे हुए होते हैं। प्रशासनिक स्वायत्ता होती है, ऑटोनोमस होते हैं। निर्णय लेना इनके अंदर इजी होता है, क्योंकि इनका बोर्ड से संचालन होता है, और बाजार में जो भाव तेजी से बदलते रहते हैं, उनके मामलों में निगम को तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। सार्वजनिक एकाधिकार होता है। सार्वजनिक निगम वाणिज्यिक जो है एकाधिकार होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। संसद व कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें एक स्वतंत्रता इनको मिली भी होती है। सेवा का उद्देश्य होता है। लोक निगम वाणिज्यिक प्रकृति के होते हैं, फिर भी इनका मूल उद्देश्य सेवा होता है। लाभ कमाना गौण उद्देश्य होता है। भर्ती में आदि में भी स्वतंत्रता होती है। तो जो लोक उद्यम हमारे देश के अंदर स्थापित हुए, उनके अंदर निगमों को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि लोक निगम और विभागीय जो प्रणाली है, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, स्वायत्ता की मात्रा में अंतर है। सरकारी निगमों को आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्ता होती है, जबकि विभाग के अंदर यह अंकुश लगा हुआ होता है। निगमों पर कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है। इस तरह भी होता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष मंत्री तो होता है, परंतु वो आवश्यक नहीं कि निगम का अध्यक्ष भी मंत्री ही हो। विभाग का तो अध्यक्ष मंत्री ही होता है, और निगम पद समान से पृथक एक स्वायत्त निकाय होता है, और निगम मतलब जो डिपार्टमेंटल हायरार्की होती है उससे बाहर होता है। निगमों पर व्यवस्थापिका का भी सीमित नियंत्रण ही होता है। एक रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आ सकती है, जिसको कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उसके ऊपर चर्चा कर सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर तो डेली का हस्तक्षेप है, उसका नियंत्रण भी है। वित्तीय प्रक्रियाओं में भी अंतर है। निगम और विभाग के वित्तीय प्रक्रियाओं में अंतर है, क्योंकि निगम आशा की जाती है कुछ वर्षों के पश्चात से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किंतु विभाग ऐसा नहीं होता। विभाग सरकार के स्वामित्व में ही चलते रहते हैं। लीगल स्टेटस में भी अंतर है। निगम की कानूनी या वैधानिक स्थिति विभागों से काफी भिन्न होती है, जबकि विभागों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। विभागों के विरुद्ध सारे अभियोग सरकार या राज्य के विरुद्ध अभियोग माने जाते हैं। निगम के बारे में ऐसा कुछ नहीं समझा जाता है।
क्रय विक्रय के नियम भी डिफरेंट होते हैं। वहाँ टेंडरिंग की तरीके होते हैं जो सरकार के विभाग के अंदर सरकारी जितनी भी प्रक्रिया होती हैं उनका कंप्लीट उनको फॉलो किया जाता है। अब कर्मचारियों के संबंध में भी अंतर है। कर्मचारी जो निगम के अंदर होते हैं वो मेरिट के आधार पे, योग्यता के आधार पे चलते हैं, जबकि कर्मचारी जो विभाग में है वो वरिष्ठता के आधार पर चलते रहते हैं। लोक निगमों के लाभ क्या हैं, मतलब ये इनको बनाने से हमें फायदा क्या होता है? देखिए, लोक निगम का बड़ा लाभ यह है कि इनकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता है। ये अपने कार्य संचालन में सरकारी विभागों के नियमों, जटिल प्रक्रियाओं और लाल फीताशाही से बंधे नहीं होते, अतः अपने कार्य अधिक तेजी से कर सकते हैं। इनकी वित्तीय व्यवस्था सरकारी बजट से पृथक होती है। ये अपने दैनिक कार्यों में मंत्रियों और सचिवों के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, अतः शीघ्र गति से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। राजनीतिक दबाव से भी मुक्त होते हैं। जहाँ जो विभागीय व्यवस्था है वो तो राजनीतिक मंत्री के नेतृत्व में चलता है, लेकिन जो लोक निगम है वो राजनीति के दुष्परिणामों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इनका संचालन एवं प्रबंध की व्यवस्था सरकारी प्रबंध से पृथक होती है। मंत्री अपने विभागों के कार्य संचालन में जैसा राजनीतिक दबाव डाल सकते हैं, वैसा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले निगमों में नहीं डाले जा सकते। निजी उद्योगों की भांति संचालन, निगमों का जो संचालन होता है, निगमों का जो संचालन है वह निजी उद्योगों की भांति किया जाता है। उनमें दक्ष कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा काम करने पर उनकी सरकारी कर्मचारियों की तुलना में शीघ्र पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी की जाती है। ऐसे कर्मचारियों से निगमों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। दक्षता तथा मितव्ययता, निगमों के कारण आर्थिक क्षेत्र में दक्षता तथा मितव्ययता उत्पन्न होती है। लोक निगमों का यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है कि सरकार को व्यापारिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रविष्ट हुए बिना अपने आर्थिक नीतियों का क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह कुछ लाभ थे जो हमने चर्चा करी। तो अब लोक निगमों के दो वर्ग हम मान सकते हैं। एक तो होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कानूनी निगम, और दूसरे कानूनेतर निगम। संसद कानूनी निगम वो होते हैं जिनका संसद के किसी विधान द्वारा निर्माण किया जाता है। ये निगम अपने दैनिक प्रशासन और आंतरिक प्रशासन में बहुत अधिक स्वायत्त होते हैं और उनके मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इस प्रकार के निगमों के उदाहरण हैं दामोदर घाटी निगम, जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि। द्वितीय प्रकार के निगम है कानूनेतर निगम, नॉन स्टैट्यूटरी। ये निगम कार्यपालिका के आदेशानुसार बनाए जाते हैं और उन पर कार्यपालिका का विशेष नियंत्रण रहता है, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। स्वामित्व के नियंत्रण की दृष्टि से लोक निगमों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वे निगम जिनका स्वामित्व पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से सरकार के हाथों में रहता है और उन पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम, राज्य व्यापार निगम आदि। सही मायने में सरकारी निगम यही है ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरे वे निगम होते हैं जिनमें सरकार पूंजी लगाती है और किसी न किसी प्रकार प्रतिनिधित्व रखती है, किंतु इनका नियंत्रण गैर सरकारी हाथों में रहता है। ऐसे निगमों को मिश्रित निगम की संज्ञा दी जाती है, उदाहरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरे वे निगम जिनमें न तो सरकार पूंजी लगाती है न प्रतिनिधित्व रखती है, ऐसे निगमों की स्थापना निजी व्यवसायों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य किया जाता है, जैसे गैर सरकारी प्राइवेट निगम कहलाते हैं। उदाहरण टाटा आयरन तथा स्टील कॉर्पोरेशन, ओबराय होटल्स, सिंधिया नेविगेशन आदि। तो हमने निगम के ये 2 प्रकार समझने अभी हमने समझे, जिसके अंदर कि हमने स्टैट्यूटरी यानी कानूनी निगम समझे और दूसरे नॉन स्टैट्यूटरी जो कानूनेतर निगम होते हैं। हमने यह भी जाना कि लोक निगम के लाभ क्या है। अब हम आते हैं लोक निगम के हानियां क्या है। कई बार क्षेत्राधिकार की समस्या बनी रहती है लोक निगम तथा सरकार में, दोनों के बीच में। लोक निगमों का प्रयोग औद्योगिक व व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित होता है और निगम की धन संबंधी स्वतंत्रता के कारण भी आलोचना होती है। धन के व्यय पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य
होना चाहिए। लोक निगमों के संचालक मंडलों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। यद्यपि लोक निगम अपने दैनिक व आंतरिक प्रशासन में मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त हो रहते हैं, परंतु उनकी नीतियों का निर्धारण मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। दैनिक प्रशासन और नीति निर्धारण में स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है, इसलिए कई बार मंत्री तथा निगम के बीच संघर्ष चलता रहता है। अब भारत में लोक निगम तथा सरकारी नियंत्रण किस तरह से चल रहा है? सरकारी नियंत्रण का पहला साधन यह है कि उनके निदेशक अथवा संचालक मंडलों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहता है। सरकार के पास यह शक्ति भी है कि वह विभिन्न अधिनियमों में उल्लिखित आधारों पर निदेशकों तथा संचालक मंडलों के सदस्य को उनके पदों से हटा सके। तो सरकार के पास यह शक्ति भी है वह निगमों को सामान्य नीति के प्रश्नों पर निर्देशन अथवा हिदायत दे सके। यदि इस बारे में कोई विवाद हो तो कोई प्रश्न नीति से संबंधित या नहीं है हो तो उसके बारे में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो इस तरह भी एक नियंत्रण आता है। और निगम के ऊपर जो पूंजीगत विनियोग और ऋण लेने के मामलों में केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे दामोदर घाटी निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम पर यह नियम लागू होता है। चौथा, निगमों को लेखा अथवा हिसाब किताब उस प्रपत्र अथवा फॉर्म के अनुसार रखना होता है जिसका निर्धारण सरकार अथवा महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके तय किया जाता है। दामोदर घाटी निगम के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि उसका लेखा भारत के महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की गई रीति के अनुसार रखा जाएगा। पांचवा, कुछ निगमों के लिए आवश्यक है कि ये अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में कि जैसी भी स्थिति हो केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करें। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत नहरों और उनकी शाखाओं के निर्माण का कार्य संबंधित प्रादेशिक सरकार की स्वीकृति के अधीन है तथा यह अपेक्षा है कि स्वीकृति अनुचित रीति से रोकी नहीं जाएगी। और एक प्रकार यह भी है नियंत्रण का, भारत सरकार का निगमों पर जो नियंत्रण का तरीका है उसमें कि सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह निगमों से उनके कार्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके तथा निगमों के लिए आवश्यक माना गया है कि वह अपने कार्यों तथा अपने कार्यप्रणाली के बारे में सरकार के सामने समय समय पर वक्तव्य, लेखा विवरण, वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन कार्यक्रम तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अब एक और तरीका सरकार का निगमों पर नियंत्रण का है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसदीय नियंत्रण। भारत में प्रत्येक निगम को किसी न किसी उपयुक्त केंद्रीय मंत्रालय के साथ संबंधित कर दिया गया है तथा सरकारी अधीक्षण नियंत्रण तथा मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। औद्योगिक वित्त निगम तथा पुनर्वास वित्त निगम वित्त मंत्री के अधीन है। दामोदर घाटी निगम जल संसाधन मंत्रालय के अधीन है। इसलिए राज्य बीमा निगम श्रम मंत्रालय के अधीन है। मतलब जो जितने भी कॉर्पोरेशन हैं उनको अलग अलग मंत्रालयों के अधीन है। तो उससे संसदीय नियंत्रण के तरीके स्थापित किए गए, जैसे प्रश्न पूछ करके, जैसे संसद के अंदर प्रश्न उठाए जा सकते हैं निगमों के ऊपर। निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस भी की जा सकती है, एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन किया जा सकता है। निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में वाद विवाद की भी किया जा सकता है। निगमों के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन की पुनः आवश्यकता पड़ती है और वो संसद के पास आते हैं तब बहस की जा सकती है। और किसी मामले पर प्रस्ताव पेश करके तथा उस पर वाद विवाद करके इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जा सकती है, कोई जांच समिति भी संसद बिठा सकती है। तो संसदीय नियंत्रण एक विशेष तरीका है जिसके ऊपर कि हम निगमों पे नियंत्रण रख सकते हैं। और अब इनके जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए कुछ सुझाव हैं। दोष कि निगमों में सरकारी अधिकारियों का बाहुल्य है। अब जो ये तो बहुत बड़ा दोष है। भारतीय निगमों में बहुत सारे जो हैं सरकारी अधिकारी वहाँ पे प्रतिनियुक्तियों के ऊपर बैठे होते हैं, तो स्वायत्ता उनका तौर तरीके भी सरकारी तरीके हो जाते हैं काम करने के, तो वहाँ पे उनकी जो एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, उसपे भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा करने पे अंकुश लगना चाहिए। दूसरी बात यह, निगमों में जो वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति स्वायत्ता को कम करने के लिए वाली सिद्ध हुई है। अब मान लीजिए सरकार वहाँ पे वित्तीय परामर्शदाता जब लगा देती है तो जो प्रबंध निदेशकों के जो अधिकार हैं उनकी स्वायत्ता में कमी आ जाती है। तो तीसरी बात यह है कि
निगमों के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडलीय नियंत्रण की व्यवस्था अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण है। मिनिस्टर्स बहुत इंटरफेरेंस करते हैं, कई बार अपॉइंटमेंट्स में भी करते हैं, कई बार टेंडर्स में अपने आदमियों को काम दिलवाने के लिए दबाव, और मतलब इस तरह से मंत्री जो राजनीतिक जो हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई बार वहाँ करने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की। और प्रबंधकीय और तकनीकी योग्यता वाले पदाधिकारियों का अभाव है। यह बड़ा खेद की बात है कि भारतीय निगमों में ने अभी तक अपने प्रबंधकीय और तकनीकी योग्यता वाले पदाधिकारियों का चयन करने और उनकी समुचित प्रशिक्षण देने की नीति का विकास नहीं हुआ है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि निगमों के अंदर कार्यकुशलता घटती जा रही है, निगम ज्यादातर लॉसेज में जा रहे हैं, और नियंत्रण लॉसेज में जाने के कारण उनका जो जो उनका जो अहमियत है वो अंडरमाइन हो रहा है, वो हम उसको ज्यादा उभार नहीं पा रहे हैं। इस कारण निगमों जो भारत के अंदर हम जैसा देखना चाहते थे कि वो कार्यकुशल होते और अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रभाव छोड़ते, हालांकि प्रभाव तो उनका बहुत बड़ा रहा है, वो हमें थोड़ा सा कमजोर होता दिखाई दे रहा है इन समय में। अगली चर्चा के अंदर हम कंपनी प्रारूप के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।